हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम साउथ इंडियन हिस्ट्री के विषय में चर्चा कर रहे थे। आपने दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है उनके विषय में अध्ययन कर लिया। आज हम इम्पीरियल चोलाज के विषय में चर्चा करेंगे, या हम कहें साम्राज्यवादी चोलों के विषय में चर्चा करेंगे। साम्राज्यवादी चोल से हमारा क्या तात्पर्य है, क्योंकि जब हम चोलों का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि चोल है वो दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं उनमें सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो चोल राजवंश को माना जाता है। महाभारत के अंदर चोलों का उल्लेख मिलता है। हमने मौर्य साम्राज्य में देखा तो हमने अध्ययन किया कि मेगस्थनीज है, उसने इंडिका में है वो चोलों का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेख है, उसमें हमने देखा कि सुदूर दक्षिण के अंदर है, मौर्य साम्राज्य के बाहर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है चोल साम्राज्य है वो विद्यमान था। टॉलमी है वो चोल का उल्लेख करता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी है, वहाँ पर है वो चोलों के जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, ऐसे होने वाला जो व्यापार है उसका उल्लेख हमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश के अंदर है, वो हमें चोलों का उल्लेख मिलता है और उनका जो ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका से जो संबंध है वो हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चोल है एक प्राचीनतम राजवंश था। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश थे उसमें प्राचीनतम राजवंश है वो चोल था। लेकिन चोलों का जो 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 प्रारंभिक चोल है, चोल साम्राज्य के अध्ययन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रारंभिक चोल है जिसको अर्ली चोल कहते हैं, तो उनका जो काल है वो 3rd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC तक का काल माना जाता है। और इस काल को हम ये कहते हैं संगम साहित्य में हमने चोलों के विषय में हमने अध्ययन किया। लेकिन संगम साहित्य के पश्चात हम देखते हैं कि एक तरह से 2nd सेंचुरी ईस्वी के बाद में जब हम देखते हैं तो हमें जो एक तरह से चोलों का जो उल्लेख है वो हमें एक तरह से है वो नहीं मिलता है। एक अंधकार काल हम कह सकते हैं। तो 2nd सेंचुरी ईस्वी के अंदर हमने संगम काल में हमने देखा कि चोलों का एक प्रतापी शासक है वो करिकाल का उल्लेख मिलता है। और करिकाल का जैसे कि शाब्दिक अर्थ है कली के लिए है वो मृत्यु के समान। तो करिकाल है वो चोलों का एक प्रमुख शासक था। और हमने देखा था कि किस प्रकार करिकाल ने है वो बेणी के युद्ध के अंदर है पांड्यों और चेरों को है वो पराजित कर दिया था और दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और हमने ये भी देखा था कि शिल्पदिकारम जो 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 काव्य था उसमें किस प्रकार है करिकाल ने है जो श्रीलंका पे आक्रमण किया उसका उल्लेख मिलता है। और किस प्रकार वो 12,000 व्यक्तियों को बंदी बना करके है वो किस प्रकार लाता है और किस प्रकार है वो एक पुहार के अंदर है वो एक किस प्रकार बांध का निर्माण करता है। तो संगम काल के अंदर जो चोलों का जो एक प्रमुख शासक है वो करिकाल का उल्लेख मिलता है। और किस प्रकार जो उन बंदियों से है वो कृषि कार्य है वो उनके द्वारा करवाया जाता है। तो देखिएगा करिकाल है उसने अपनी जो राजधानी है वो किस प्रकार वो कावेरीपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है। तो कहने का तात्पर्य कि संगम काल में प्रारंभिक चोलों के अंदर है हमें करिकाल है उसका हमें उल्लेख है वो मिलता है। और जैसे हमने देखा कि जो 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 चोल है उन्होंने जो उनकी जो प्रथम राजधानी है वो उरियर थी और जो तिरुचिरापल्ली के पास थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि चोलों का जो साम्राज्य है वो जो ये जो 2 नदियां हैं जिसको पेनार और कावेरी नदी कहते हैं उनके मध्य का जो भाग चोलामंडलम है उसका प्रदेश है वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिसको चोल मंडलम भी हम कहते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो चोलों की जो प्रथम राजधानी थी वो तिरुचिरापल्ली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि चोल साम्राज्य का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक था वो करिकाल था और जो दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ और जिसने कावेरी नदी के मुहाने पर है वो अपनी एक नई राजधानी है वो कावेरीपट्टनम है उसकी स्थापना की। और जैसा कि मैंने बताया कि पट्टनपाले जो एक जो रुद्रकनार का जो ग्रंथ था उसकी रचना है वो इसी काल में हुई। और इसमें जो करिकाल है जो पट्टनपाले है वो करिकाल के राज्य का जो वैभव है उसका जो उल्लेख करता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि करिकाल के बाद है दीर्घ काल तक है वो चोलों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि चोल है वो पल्लव और पांड्यों की जो साम्राज्यवादिता है उसके शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार अंधकार में डूब जाते हैं। तो 2nd सेंचुरी ईस्वी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का जो काल है वो एक तरह से अंधकार का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय है
वो चोल है वो पांडे और जो पल्लवों के बीच जो संघर्ष होता है उसके शिकार हो जाते हैं। और एक प्रकार से जो इम्पीरियल चोल जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, जो 9वीं शताब्दी से लेकर के 848 ईस्वी से लेकर के 1070 तक का जो काल माना जाता है, इम्पीरियल चोला है, जो साम्राज्यवादी चोल है। इसमें जो चोल है वो जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसको इम्पीरियल चोल कहा जाता है। तो वो उसमें जो है एक तरह से जो इम्पीरियल चोल है उसमें एक तरह से क्या है कि उसका जो संस्थापक है वो विजयवाल को माना जाता है। तो 9वीं शताब्दी के अंदर है वो पुनः है वो चोलों का उदय होता है। मतलब दूसरी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का के बारे में चोलों का कोई हमें ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन 9वीं शताब्दी में वापस पुनः चोलों का उदय होता है। और इस 9वीं शताब्दी में चोल वंश का जो संस्थापक है उसको विजयवाल को माना जाता है, जो प्रारंभ में है वो पल्लवों का सामंत था। और एक तरह से उसने जो पल्लव है उनसे उसने जो तंजौर को छीन करके है उसको अपनी राजधानी स्थापित की। तो विजयवाल है वो एक तरह से क्या है कि तंजौर को अपनी राजधानी बनाता है जो कि पल्लवों से छीनता है। और विजयवाल है वो 9वीं शताब्दी में जो साम्राज्यवादी चोल है, चोल साम्राज्य उसका संस्थापक है वो माना जाता है। और जिसने 846 ईस्वी से लेकर के है वो 871 ईस्वी तक है वो शासन किया। विजयवाल के पश्चात है वो आदित्य जो प्रथम है वो शासक बनता है, जिसने 871 से 907 ईस्वी तक शासन किया। और इसने क्या है कि एक तरह से क्योंकि पल्लवों के सामंत के रूप में विजयवाल ने कार्य किया था, अब ये एक स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना है वो आदित्य वर्मन ने की। और ये जो पल्लव शासक है वो अपराजित को है वो पराजित कर देता है और पल्लव साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेता है। तो एक तरह से जो चोल है वो पल्लवों के सामंत थे और पल्लव साम्राज्य को छीन करके है वो एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको हम चोल साम्राज्य कहते हैं। तो आदित्य जो प्रथम है उसको स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उसने पल्लव जो नरेश है अपराजित को पराजित करके समग्र जो पूरा पल्लव साम्राज्य है उस पर अधिकार कर लिया था। तो एक तरह से क्या है कि वास्तविक और विस्तृत रूप में चोल शक्ति स्थापित करने का जो श्रेय है वो प्रांतक प्रथम को माना जाता है, जिसने 907 से 946 तक है वो चोल साम्राज्य पर शासन किया। और उसने एक विशेष साम्राज्य की स्थापना की। और उसने क्या किया कि जैसे अपराजित ने पल्लवों से है पल्लव साम्राज्य को छीना था, उसी प्रकार इसने क्या किया कि जो पांड्य शासक है उसने मथुरा को छीन लिया। और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मथुरा के जो पांड्य शासक है उसको पराजित किया। और श्रीलंका के शासक है वो काश्यप पंचम है की जो सम्मिलित सेना है उसको एक तरह से प्रांतक प्रथम ने वो पराजित किया। तो प्रांतक का जो अंतिम समय है वो प्रांतक के जो अंतिम समय है उसमें चोल साम्राज्य की पतन वो प्रारंभ हो जाता है। और एक तरह से है वो राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय है और गंग शासक जो बुदंश है उसको वो पराजित है वो कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो हम कहें कि जो प्रांतक प्रथम है वो एक प्रकार से है वो जो श्रीलंका के शासक काश्यप पंचम है उसको है वो एक तरह से पराजित कर देता है। और एक तरह से जो हम कहें कि इसके समय में एक तरह से संस्कृत का जो प्रसिद्ध विद्वान है वो वेंकट माधव था, जो प्रांतक प्रथम के समय के अंदर उसने ऋग्वेद पर एक भाष्य है उसकी रचना की थी। तो एक तरह से क्या है कि इसके समय में है वो एक हम कह सकते हैं कि तिरुचिरापल्ली है उसमें कोरुनाथ मंदिर का भी निर्माण है वो भी प्रांतक प्रथम ने करवाया। तो चोल साम्राज्य का जो सबसे जो प्रतापी शासक की हम बात करें तो इस समय जो साम्राज्यवादी चोल है प्रांतक प्रथम के पश्चात हम कहें कि चोल साम्राज्य का जो सबसे जो हम कहें कि जो प्रतापी शासक है वो राजराज प्रथम को माना जाता है, जिसने 985 से लेकर के 1014 तक शासन किया। और इसने एक तरह से है जो विलुप्त चोल जो शक्ति है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। और उसने अपने प्रयासों से है वो चोल साम्राज्य को इतनी सुदृढ़ता प्रदान की कि अगली 2 शताब्दियों तक है चोल साम्राज्य का इतिहास है वो दक्षिण भारत का इतिहास हो जाता है। अतः दक्षिण भारत के अंदर एक प्रमुख साम्राज्य के रूप के अंदर है वो एक तरह से है वो चोल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो चोल साम्राज्य को है वो जो मजबूती प्रदान करने का जो काम है वो एक तरह से हम कहें कि जो राजराज प्रथम जो है उसको है वो जाता है। तो राजराज प्रथम है चोलों का सबसे प्रतापी शासक था। तो इसने क्या किया कि राजराज प्रथम है उसकी जो उपलब्धियों की हम बात करें तो एक तरह से क्या है कि एक तरह से राजराज प्रथम है उसके पश्चात है चोलों के एक यशस्वी युग का प्रारंभ होता है।
और एक वह महापराक्रमी शासक था और अपनी योग्यता और शक्ति से और सैनिक कुशलता से उसने छोटे से राज्य को है एक साम्राज्य के अंदर परिवर्तित कर दिया। चोलों के एक छोटे से साम्राज्य को है वो परिवर्तित कर दिया। और उसकी उपलब्धियों के विषय में हमें तंजौर अभिलेख है उससे उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो एक तरह से क्या है कि एक जो जैसे कि मैंने बताया कि इसके काल के अंदर है वो जो राजा प्रथम का जो काल है उसके समय उसके शासनकाल के अंदर है, शासनकाल से अगले 2 शताब्दियों तक है वो चोल साम्राज्य का जो का इतिहास है वो संपूर्ण दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो बन जाता है। तो इसकी जो उपलब्धियाँ उसके बारे में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि इसने पांड्यों को पराजित कर करके उसके शासक जो अमरभुंजक है उसको बंदी बनाया और उसने जो चेरों की सेना है उसको भी पराजित किया और श्रीलंका पर आक्रमण कर करके जो महेंद्र प्रथम है श्रीलंका के शासक उसको उसने पराजित किया और गंग और कलिंग पर भी अधिकार किया। और चालुक्यों की जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा है जो उसको एक तरह से वो पराजित करने का श्रेय है वो भी है जो राजा प्रथम को जाता है। और एक तरह से इसके पास एक विशाल नौसेना थी और उस नौसेना की सहायता से है उसने जो राजा प्रथम है उसने जो लक्षद्वीप और मालदीव पर उस पर भी अधिकार किया। तो इस तरह से क्या है कि जो राजा प्रथम है चोलों का साम्राज्यवादी चोलों के अंदर सबसे प्रतापी शासक था और राजा प्रथम में वो शैव था और उसने शिव पादेश्वर है उसकी उपाधि धारण की। तो राजराज प्रथम ने जो तंदौर के अंदर जो है जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो उसके निर्माण करने का श्रेय है वो राजराज प्रथम को जाता है। तो राजराज प्रथम ने है वो नेगापट्टम में एक बौद्ध विहार बनाने में के लिए भी है श्री विजय राज के शैलेंद्र वंशी राजा श्रीमार विजयतुंग है जो वर्मन है को सुविधा प्रदान की। तो जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का जो परिचय का वो माना जा सकता है। हालांकि वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे लेकिन उसकी पश्चात भी है एक तरह से हम कहें कि एक तरह से बौद्धों को भी है उन्होंने एक तरह से है वो सहायता प्रदान की। तो राजराज प्रथम है वो चोलों का प्रतापी शासक माना जाता है और राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र युवराज राजेंद्र प्रथम है वो एक प्रकार से है वो शासक बनता है और वह भी अपने पिता की भांति एक महान सेनापति और साम्राज्य निर्माता था। और उसने अपनी सैनिक विजयों के फलस्वरूप है चोल साम्राज्य को अपने समय का एक सर्वाधिक विशेष साम्राज्य है वो बना दिया। तो एक तरह से हम कहें कि जो राजेंद्र जो प्रथम है जो राजेंद्र चोल कहें या राजेंद्र जो प्रथम कहें जिसने 1014 से लेकर के 1044 तक है वो शासन किया और अपने पिता राजराज प्रथम की भांति जैसे मैंने बताया कि एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था और उसने वो विभिन्न राज्यों को पराजित किया जिसमें श्रीलंका पर आक्रमण इसने भी किया अपने एक तरह से अपने पिता की तरह और उसने महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। और चालुक्यों की जो पश्चिमी शाखा है जिसमें जो जयसिंह प्रथम है उसको उसने पराजित किया और बंगाल के शासक गोविंद चंद्र है उसको भी है वो इन्होंने जो पराजित किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया और मध्य प्रदेश में गोंडवाना पर विजय प्राप्त किया और कलिंग के गंग को पराजित किया और अंडमान निकोबार सुमात्रा जो मलाया है आदि पर अधिकार किया। तो जो राजेंद्र प्रथम है उसने बंगाल की विजय के बाद है वहाँ से जो गंगा जल लेकर के है वो चोल सेना जो गंगा जल लेकर के चोल शिला लौटी और उसने एक नवनिर्मित एक तड़ाक का निर्माण करवाया और इसका नाम है चोल गंगम रखा। तो राजेंद्र चोल ने गंगा के प्रदेशों पर विजय के बाद है वो गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। तो राजेंद्र प्रथम में तो गंगा तक इनका साम्राज्य हो गया था और उन्होंने गंगा के प्रदेशों पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और राजेंद्र चोल ने न केवल उपाधि धारण की अपितु उसने गंगे कोंड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चोलों का जो दूसरा प्रमुख शासक था वो राजेंद्र चोल था जिसने गंगा तक जो एक तरह से हम कहें कि चोल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। और एक तरह से क्या है कि जो राजेंद्र प्रथम है उसके बाद के अंदर है वो जो उत्तर चोल है उनका जो शासन है वो प्रारंभ होता है और हमें ये कह सकते हैं कि 1070 से लेकर के 1272 तक है वो हम उत्तर चोल जो शासक है उनका शासन प्रारंभ होता है। और इसमें जो उत्तर चोलों के अंदर है वो जो अंतिम शासक था वो एक तरह से राजेंद्र तृतीय को है वो चोलों का अंतिम शासक माना जाता है जिसने राजेंद्र तृतीय जिसने 1246 से 1249 तक शासन किया
और एक तरह से क्या है कि इसके शासनकाल के अंदर है वो एक तरह से चोल साम्राज्य का जो पतन है वो हो जाता है। और एक तरह से जो पांड्य वंश का जो परम शक्तिशाली राजा था सुंदर पांड्य है ने होयसल है, काकते है और चालुक्यों को जीता, और चोल जो शासक राजेंद्र तृतीय है उसको परास्त कर करके अपना अधीनस्थ सामंत वापस बना लिया। और एक तरह से क्या है कि 1279 में जब उसकी मृत्यु हो गई राजेंद्र तृतीय की, तो वह एक तरह से पांडे के सामंत के रूप में शासन करता रहा। तो इस प्रकार है वापस जो एक तरह से जैसे मैंने बताया कि चोलों ने है वो पांडे और पल्लवों से है वो सत्ता प्राप्त करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वापस एक तरह से क्या है कि जो पांडे जो है वो वापस जो राजेंद्र तृतीय को, अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को पराजित कर देते हैं और वापस है वो पांडे साम्राज्य की स्थापना है वो हो जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो चोलों की जहाँ तक राजनीतिक उपलब्धियों का जो प्रश्न है वो एक प्रकार से क्या है कि एक तरह से राजेंद्र चोल के बाद में जैसे हम अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो उसने एक तरह से उसके शासक जो मलिक काफूर है वो किस प्रकार है वो पांड्यों को पराजित कर करके किस प्रकार मदुरा पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी चोल है, इसमें जो साम्राज्यवादी चोल है उनके अंदर जिसके साम्राज्य चोलों का जो संस्थापक है वो विजयवाल था। और विजयवाल के पश्चात है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चोलों का जो साम्राज्य है वो न केवल राजनीतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से भी है वो चोल साम्राज्य है वो एक प्रकार से है वो प्रमुख साम्राज्य माना जाता है। अर्थात इन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और चोलों की जो ग्राम प्रशासन व्यवस्था है वो अपने आप के अंदर है वो अद्भुत है वो मानी जाती है। तो जहाँ तक हम चोलों की राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ चोलों का जब हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल ने चोलों को है वो एक तरह से एक विशेष स्थान प्रदान करने का प्रयास किया। और उसके बाद में चोल साम्राज्य है वो पल्लव और पांड्यों की साम्राज्यवादिता और महत्वाकांक्षा के सामने घुटने टेक देता है और एक प्रकार से अंधकार चोलों में एक अंधकार है वो छा जाता है। लेकिन 9वीं शताब्दी में जैसे मैंने बताया कि विजयपाल ने चोलों को पुनः है वो स्थापित किया और लेकिन इसे सुदृढ़ और विस्तृत साम्राज्य प्रदान करने का काम जैसे हमने देखा कि राजेंद्र प्रथम है उसको जाता है और उसके पश्चात है वो लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर है वो चोलों का प्रभुत्व रहा। तो चोलों ने तो तत्कालीन विभिन्न शक्तियों को पराजित कर करके एक विशेष साम्राज्य का निर्माण किया और इसके साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर भी है वो महत्वपूर्ण कार्य किए। जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र का प्रश्न है, चोल जो शासक थे शैव मतावलंबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का रुख अपनाया। प्रांतक प्रथम की बात करें या राजराज प्रथम की बात करें या राजेंद्र प्रथम की बात करें तो उन्होंने शैव मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका शैव धर्म के प्रति समर्पण है का भाव है वो परिलक्षित इनसे जो संपर्क की भावना है उसका परिचय माना जा सकता है। लेकिन राजराज प्रथम के ने जो विभिन्न जो वैष्णव मंदिरों का जो निर्माण करवाया और राजा जो प्रथम है उसने जो एक तरह से हम कहें कि जो श्री विजय के शासक जो एक तरह से विजयतुंग है उसको जो एक बौद्ध विहार निर्माण करने की जो स्वीकृति प्रदान की और जनता से विविध प्रकार के धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि पौराणिक जो प्रथाएं इसके काल में वो प्रचलित थी और विभिन्न संप्रदायों के मंदिर और मूर्तियां भी इसके समय में निर्मित हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल युग के अंदर शैव धर्म का उत्थान और जो एक तरह से उसका काफ़ी प्रचलन था, लेकिन वहीं अन्य धर्मों का अस्तित्व भी है हम चोल साम्राज्य के अंदर देखते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोल शासक काफ़ी उदार थे। तो चोल वंशों ने साहित्यिक उन्नयन में भी है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया और यद्यपि इसके समय में अधिकांश ग्रंथ है और अभिलेख है वो तमिल भाषा में लिखे गए, लेकिन चोल युग में तमिल साहित्य के उत्कर्ष का प्रतीक हम मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ है वो हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्य है वो भी एक तरह से है वो इस काल के अंदर लिखा गया। जो कोलुतुंग है जो तृतीय के समय के अंदर है वो कवि कंबन है उसने रामोतावरम नामक ग्रंथ की रचना की और इसी के शासनकाल में है जय गोंदार नामक जो कवि है उसने कलितुंग पढ़नी है नामक काव्य की रचना की। जो पुगलिंदी है का जो नल की जो कथा है, पुगलिंदी का नल की जो कथा है उसके आधार पर है नल वेम्ब और जो सेक्युलर है
का जो पेरिया पुराणम है वो इस युग की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और इसके अलावा जो तिरुपदेवर है उसका जो महाकाव्य जीवक चिंतामणि है, जो तोला मुक्तिका है, शूलपणि है, पौवांदी का है, तबूले है, जो आदि विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इसमें बौद्ध ग्रंथों के अंदर है वो कुंडलकेसी है, जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र ने है वीर सोलियम नामक ग्रंथ की एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, और जो संस्कृत का एक विशेष ग्रंथ है वो माना जाता है। वेंकट बादव है, उसने ऋग्वेद पर जो भाष्य है वो लिखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल जो साम्राज्य है वो साहित्यिक विकास की दृष्टि से है वो एक तरह से महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो चोल न केवल साहित्यिक विकास की दृष्टि से अपितु चोल शासक कला प्रेमी भी थे, और उन्होंने विशाल जो राजप्रसाद है, सुंदर नगर है, जो झीलें वगैरह हैं और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। तो राजेंद्र जो चोल है या राजेंद्र प्रथम जिसको कहते हैं, जिसने गंगेकोंड चोलपुरम और के पास है एक कृत्रिम झील है उसका निर्माण करवाया। और चोल कला की जो श्रुतम अभिव्यक्ति है वहाँ के मंदिरों के अंदर देखने को मिलती है, और मंदिरों की द्रविड़ शैली का इस काल के अंदर वो पर्याप्त विकास हुआ। चोल मंदिरों की जो विशेषता है कि उनका विशालतम आकाश शिखर था और मध्य के अंदर विस्तृत आंगन है, गोपुरम है, जो 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 मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है वो चोल मंदिर स्थापत्य के लिए महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो तिरचा जो पिल्ली है उसके अंदर है वो एक तरह से प्रांतक प्रथम का जो कोरंगनाथ का जो मंदिर है जो प्रारंभिक चोल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। तो राजा प्रथम का जो तंदौर का राजराजेश्वर मंदिर या जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं वो कलात्मक दृष्टि से है वो एक तरह से उच्च कोटि का मंदिर माना जाता है। इसी प्रकार जो राजेंद्र प्रथम है उसका गंगेकोंड में बनाया गया जो गंगेकोंड चोलपुरम में बनाया गया जो मंदिर है वो भी तत्कालीन चोल कला का एक उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तंजौर का सुब्रमण्यम मंदिर है, दरसुरम का जो मंदिर है और त्रिभुवन मंदिर है वो भी चोल कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल काल के अंदर है वो स्थापत्य कला या हम कहें कि सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी है वो चोल है जो वंश है वो भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय माना जाता है। तो इस समय जो चोल शासकों ने अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और प्रयासों से भी है वो चोल संस्कृति को है वो एक तरह से है चोल संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष है उसके विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से चोलों ने न केवल दक्षिण भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी है चोल शासकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो अगले व्याख्यान के अंदर है हम चोलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य उपलब्धियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।